नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बिहार में जल्द ही चुनाव होने हैं और ऐसे में वहां की जनता आखिर किसे देखना चाहती है अगला मुख्यमंत्री। आखिर वर्तमान मुख्यमंत्री से वे कितने संतुष्ट हैं और अगर बदलाव चाहते हैं तो अगला मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं। जानिए जनता की मिजाज। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर सर्वे कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं जनता का मिजाज कि आखिर बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन। बिहार में चुनाव की बिगुल बज चुकी है और ऐसे में किस में कितना है दम, कौन बाजी मार जाएगा और कौन किसको दे देगा सह और मात। आइए हम सबसे पहले बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में थोड़ी जानकारी आपको देते हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर बिहार में हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री भी। इससे पहले 2005 से 2014 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 2015-17 में भारत सरकार के मंत्री के रूप में भी सेवा दी। वह जनता दल यूनाइटेड राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं में से हैं। आपको बता दें कि 17 मई 2014 को उन्होंने भारतीय आम चुनाव 2014 में अपने पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद 68 वर्षीय जीतन राम मांझी को एक दलित कार्ड खेलकर मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री के रूप में जीतन राम मांझी के नाम की पेशकश भी की थी। बिहार की राजनीतिक संकट के चलते फरवरी 2015 में कार्यालय में लौट आए और नवंबर 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव भी जीत गए। 10 अप्रैल 2016 को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए और 2019 के आगामी चुनाव में कई राजनेताओं लालू यादव, तेजस्वी यादव भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उन्हें प्रस्तावित भी कर दिया। हालांकि उन्होंने ऐसी किसी भी आकांक्षा से इनकार किया था। बेहद कद्दावर नेता हैं, एक विशाल छवि है उनकी। 26 जुलाई 2017 को सीबीआई द्वारा एफआईआर में उप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव के नामकरण के कारण नीतीश कुमार ने फिर से बिहार के मुख्यमंत्री पद से गठबंधन सहयोगी आरजेडी के बीच मतभेद बढ़ने की वजह से इस्तीफा दे दिया और कुछ घंटे बाद ही एनडीए गठबंधन में शामिल होकर पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बिहार का गरीबी दर भी लगातार घटा है। जी हाँ, नीतीश कुमार के कार्यकाल में अगर एक औसतन गरीबी दर को देखा जाए तो 2005 में जहां 54.4 था वहीं घटकर यह 33.74 हो गया। इसी तरह से 20.6 की गिरावट दर्ज की गई है। शहरीकरण 2001 में जहां 10.48 था वहीं 2011 में बढ़कर 11.3 के दर से रहा और इस तरह से मामूली बढ़ोतरी 0.82% की ही हुई। बिहार में शहरीकरण का दर बेहद कम है। यह हमारे बेहतर सुशासन और संतुलित विकास को दर्शाता है। बिहार के लोगों का मासिक व्यय ग्रामीण इलाकों में 2005 में जहां 417 रुपये मात्र थी वहीं 1127 हो गया। इस तरह से मासिक व्यय 710 रुपये की वृद्धि हुई। बिहार के शहरी लोगों का मासिक खर्चा 2005 में 696 रुपये था जो बढ़कर 1507 रुपये हो गया। इस तरह 811 रुपये का बढ़ोतरी ज़्यादा खर्च कर रहे हैं लोग। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी बिहार लगातार सुधार किया। 2015 में बिहार सरकार का स्कोर 16.4 था वहीं वर्तमान में बढ़कर 81.91 हो गया। जीडीपी की बात करें तो 2005 में 8773 था वही 2019 में ये 47,541 हो गया। प्रति व्यक्ति एनएसडीपी के अनुसार 2005 में जहां 7914 था वो बढ़कर 2016-17 में 25,950 हो गया, यानी 18,036 की वृद्धि हुई। तो आपको हम बता दें कि नीतीश के कार्यकाल को अगर हम कागजी रूप में देखें, जो बढ़ोतरी सामने आ रही है सर्वे के मुताबिक उसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी उन्होंने एक बेहतर सुशासन देने का जो वादा किया उसमें कहीं ना कहीं सफल भी दिख रहे हैं। फिर नाराजगी कहाँ है? जी हाँ, आपको बता दें कि नीतीश सरकार से आम जनता त्रस्त भी है। बहुत हद तक लोग अभी भी विकल्प नहीं देख पा रहे हैं, तो बेहतर एक नेता मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश का नाम सर्वोपरि है।
लेकिन इस बार जब कोरोना का समय आया, बाढ़ की विभीषिका आई, तो सरकार द्वारा किए गए जितने भी कार्य थे वो नाकाफी दिखे। आम जनता में एक टिस है, पीड़ा है कि इस कार्यकाल में जो सहयोग किया गया वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, जिसको लेकर लोग इस बार 15 सालों से चली आ रही सरकार को बदलना चाहती है। बिहार में पहली बार लालू प्रसाद यादव ने भी 15 सालों का सफ़र किया था और उन्होंने दावा किया था कि अगले 20 साल तक वे शासन में रहेंगे, लेकिन 15 साल के बाद उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। वहीं नीतीश कुमार का भी 15 सालों का सफ़र लगभग पूरा होने जा रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये अगली पारी भी खेलेंगे। यहाँ एक बात और उभर कर आ रही है कि नीतीश कुमार का यह चुनाव संभवतः आखिरी चुनाव हो सकता है। उनके उम्र और उनकी काबिलियत पे अब आगे भी पारी खेलने का अवसर मिले कहना थोड़ा कठिन है, लेकिन यहाँ बिहार के चुनाव में अब भी एक बेहतर नेता, सुशासन बाबू और साफ सुथरी छवि को लेकर वे अब भी जनता के बीच लोकप्रिय हैं। देखना होगा कि इनके बनिस्पत दूसरा कौन कद्दावर सामने खड़ा होता है। आइए अब हम आपको दूसरा चेहरा दलित कार्ड के रूप में जो उभर कर सामने आया है वह है चिराग पासवान। जी हाँ, चिराग पासवान दरअसल रामविलास पासवान के सुपुत्र हैं और वर्तमान में बिहार की राजनीति में एक नई एंट्री करके एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। नई एंट्री और नया अध्याय से हमारा तात्पर्य है कि समूचे बिहार से वे अब अपनी सीटें खड़ी करके एक सरकार बनाने की कवायद करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में जाकर अपने आप का कैरियर का एक कोशिश किया कि वहाँ पर एक फिल्म अभिनेता के रूप में अपने पैर जमाएं, लेकिन सफल नहीं हुए और फिर से राजनीति में आ गए। राजनीति में आने के बाद, जी हाँ, राजनीति में आने के बाद चिराग पासवान, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1982 को हुआ, वे लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से अब बिहार में दलित चेहरा के रूप में उभर गए हैं और जिनकी कवायद खुद पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव भी कर रहे हैं। देखना होगा कि बिहार की दलित राजनीति में एक बड़ी सेंध लगाकर क्या वे फिर से यहाँ एक नया इतिहास रचेंगे। एक जमाना था जब रामविलास पासवान अपनी दलीय राजनीति से अलग अपनी जातीय राजनीति कर, दलित राजनीति कर एक बेहतर विकल्प के रूप में, बेहतर नेता के रूप में अविश्वसनीय वोटों के साथ जीत दर्ज किया था। तो क्या इस बार उनके लाल भी कुछ कमाल करेंगे? चिराग पासवान अब तक एक शाही जिंदगी के साथ, बल्कि यूं कहिए कि पॉलिटिकल कैरियर का शाही जिंदगी के साथ आगाज किया है। राजनीति और शासन चलाने का कोई बड़ा अनुभव उनके साथ नहीं है, लेकिन एक युवा नेता हैं, दलितों में सर्वप्रिय हैं, तो इसलिए चिराग पासवान का भी मुख्यमंत्री के रूप में नाम उभर कर आ रहा है। वैसे भी उनके सहयोग में, उनके समर्थन में दूसरे नेता जैसे राजेश रंजन और पप्पू यादव और अन्य दलों को भी साथ में समर्थन मिलने की संभावना दिख रही है। लेकिन यह बिहार की कुर्सी है, आसानी से नहीं मिलता बाबू। तो फिर किसकी होगी सह और किसकी होगी मात? एक तीसरा चेहरा भी है राजेश रंजन और पप्पू यादव का खुद का। वे भी एक बिहार की राजनीति में, बल्कि यूं कहिए कि एक दबंग नेता है। काफ़ी कद्दावर व्यक्तित्व और शिक्षित सांसद भी रह चुके हैं और बिहार की राजनीति में ठीक ठाक, बल्कि यूं कहिए अच्छी पकड़ है। ग्रामीण इलाकों में मुस्लिम, दलित, यादव और अन्य गरीब जनता के बीच उनकी
बल्कि यूं कहिए कि उनकी रॉबिनहुड की छवि के रूप में बेहद लोकप्रिय हैं। वे लोग बेहद पसंद करते हैं उनको। दरअसल इसका एक मुख्य कारण है कि कोरोना का जब काल आरंभ हुआ और बाढ़ ने जब त्राही करना शुरू कर दिया, तब पप्पू यादव ने दिल्ली से बसें चलाई बिहार के लिए। पप्पू यादव ने विभिन्न जगहों पर जाकर लोगों की दर्द बांटा। कहीं कोई अपराध हो जाए, कहीं कोई परेशानी में है, तो वहां जाके आर्थिक मदद भी की। यूं कहिए कि राजधानी पटना में बाढ़ की स्थिति होने पर खुद ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए राहत पहुंचाने। अपने इस छवि के कारण दलितों के बीच, मुस्लिम समुदाय के बीच, गरीबों के बीच एक बेहतर छवि के साथ उभर कर सामने आए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इस बार इस चुनाव में उनकी भी एक अहम भूमिका होगी। और अगर उनको, बल्कि यूं कहिए कि अगर जदयू और भाजपा का लाभ अगर इन्हें भी मिल जाए, अगर उनकी सीटें कम हो जाती है किसी कारण से और वो वोटर छिटकते हैं, तो फिर जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पूर्व सांसद पप्पू यादव को एक बड़ा फायदा मिल सकता है और बिहार की राजनीति में वे उलटफेर कर सकते हैं। यूं कहिए कि खुद भी सीएम बनने के लिए और दूसरों को भी सीएम बनाने के लिए, तो एक तुरुप का पत्ता उनके हाथ में भी आ सकता है। अब आइए आपको मुख्य विपक्षी दल राजद के बारे में आपको बताते हैं। राजद में लालू प्रसाद यादव का वर्चस्व रहा है और बिहार की राजनीति पर बहुत अधिक पकड़ भी। दलितों, मुस्लिमों, यादव बहुल और तमाम उन जगहों पर उनकी पकड़ है जहां अन्य पार्टी अब तक पानी भरते आए हैं। लालू प्रसाद यादव की एक बेबाक छवि है और इसकी वजह से राजद आज भी लोकप्रिय है। लेकिन लालू प्रसाद यादव अब रांची में हैं और ऐसे में उनके सुपुत्र तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच तेजस्वी यादव का सीएम कैंडिडेट के रूप में नाम उभरना तो तय है। लेकिन क्या उन्हें पूरी समर्थन है? उनकी पार्टी में भी खूब उलटफेर देखने को मिली है। यहाँ तक कि दोनों भाइयों के बीच अनबन की भी कहानियाँ सामने आई, भले ही इसमें सच्चाई जो भी रहा हो। यहाँ कहना गलत नहीं होगा कि तेज प्रताप यादव की निजी जिंदगी ऐश्वर्या के साथ खटास में पड़ गई और जिसकी वजह से तेज प्रताप यादव खूब विवादास्पद रहे। तेज प्रताप यादव कभी शिव शंभू के दरबार में टीके लगाकर तो कभी मथुरा में बंसी बजाते नजर आए। राजनीति में बंसी बजाकर काम करना लाजमी नहीं है। ऐसे में यहाँ एक चिंतनशील और बेहद जागरूक नेता की आवश्यकता है। तेजस्वी यादव इन सब में आगे हैं, लेकिन उन्हें जनता का समर्थन कितना मिलेगा इस पे अभी संशय है। पारिवारिक कलह उनके आड़े भी आएगी और उनके सहयोगियों का पूर्ण समर्थन या फिर यूं कहिए पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली कहावत भी सामने आ सकती है। कुछ लोग नाराज हैं जो खुलकर भले ही सामने ना आते हों, लेकिन पीठ पीछे टांग खींचने में भी शायद गुरेज नहीं करते। ऐसे में तेजस्वी यादव आखिर क्या कुछ करेंगे? तेजस्वी यादव खूब हमलावर रहे हैं। यादव बहुल में वे लोकप्रिय भी हैं। एक मजबूत विकल्प के तौर पर राजद अब भी देखा जाता है। तो ऐसे में अगर तेजस्वी यादव एक अच्छी खासी सीट गेन करता है तो उन्हें कांग्रेस, जन अधिकार पार्टी के नेता को भी मान मनोबल के साथ और अन्य छोटे बड़े दल उनका समर्थन कर सकते हैं। और ऐसा कुछ हुआ तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर उलटफेर हो जाएगी और संभव है कि राजद से कोई मुख्यमंत्री बन जाए। बहरहाल आज हम आपको ये रिपोर्ट कार्ड दिखाए हैं, एक व्यक्तित्व की पहचान बता रहे हैं कि किस में कितना है दम। देखना होगा कि बिहार की राजनीति में किसकी होती है सह और किसकी होती है मात, कौन करता है भीतरी घात। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे बिहार चुनाव पर
दिल्ली से बिहार तक हम आ रहे हैं और गलियों से शहरों तक हम कवरेज करेंगे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज। और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।